पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे केसेस इतनी संख्या में एक साथ बढ़कर आए हैं। एक वेव के 10 दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेट हमारी 15 से 20% आ गई है। इस बार जो ओमिक्रॉन आ रहा है इसका है सर्दी, ज़ुकाम, गला खराब और बुखार बाद में आ रहा है। तो लोग इसे कॉमन कोल्ड जो हम इसे कहते हैं ज़ुकाम उससे मिलाकर चेक ही नहीं कराने आ रहे और इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रोहतक में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। लगभग 3 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी हैं और साथ ही जो एक्टिव केसेस है वो 700 से पार है। कोविड कंट्रोल रूम के प्रोफेसर इंचार्ज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पीजीआई के, जिनका नाम है डॉक्टर वरुण अरोड़ा, और उनसे जानेंगे कि क्या कोविड के मामले हैं और किस तरह से जो डेथ्स का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर का आगाज़ इसे माना जा सकता है? तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे केसेस इतनी संख्या में एक साथ बढ़कर आए हैं। हमने पहली और दूसरी वेव भी देखी थी, पर इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है ये पहले किसी भी वेव में देखा नहीं गया है। इसमें ना केवल हमारे पूरी सोसाइटी है, साथ में डॉक्टर्स, इनके अंदर भी संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से पाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वेव के 10 दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेट हमारी 15 से 20% आ गई है, जो हमारे लिए चिंताजनक है। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। पीजीआई के कई डॉक्टर्स भी संक्रमित हैं इस समय रोहतक के, और साथ में आपके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी संक्रमित हैं। उसका क्या आंकड़ा है? अब तक कल शाम के 5 बजे तक 225 हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आ चुके हैं। इन 225 में 83 तो केवल डॉक्टर्स हैं जो मरीज़ों की सेवा में लगे हुए थे। इसके अलावा 100 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं जो इस काम में लगे हुए थे, और इसके साथ में 50 के करीब नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, बेरर्स, ये सब लगे हुए हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 225 का आंकड़ा हमारे लिए चिंताजनक है। आज की रिपोर्ट के बाद हमें डर है कि आंकड़ा 250 से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अगर प्रिकॉशंस लिए भी जाएं उसके बाद भी संक्रमण का खतरा पहले जो डेल्टा स्ट्रेन थी उससे ज़्यादा है। डेल्टा स्ट्रेन की आपने बात करी, और अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की हम लोग बात करें तो दोनों में कितना अंतर है और कितना प्रभावी है ओमिक्रॉन? डेल्टा ज़्यादा खतरनाक था, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट हमारी 10% से ऊपर थी। ये ओमिक्रॉन के अंदर हमारी हॉस्पिटलाइजेशन रेट 1% के करीब है। इसमें अच्छी बात यह है कि कई लोग सर्दी, ज़ुकाम, खांसी की तरह ठीक हो रहे हैं। डेल्टा वायरस हमारी छाती पे असर डालता था, उसके सिम्टम्स थे खांसी, बुखार, और इस बार जो ओमिक्रॉन आ रहा है इसका है सर्दी, ज़ुकाम, गला खराब और बुखार बाद में आ रहा है। तो लोग इसे कॉमन कोल्ड जो हम इसे कहते हैं ज़ुकाम उससे मिलाकर चेक ही नहीं कराने आ रहे, और इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पर अच्छी बात अभी तक ये है कि इस ट्रेन में हमारे पास जो मोर्टेलिटी है वो रेट बहुत कम है, पर डेल्टा भी आ रहा है। अभी जो रिपोर्ट एमडीयू की एनजीएस जिन्होंने सीक्वेंसिंग करते हैं उन्होंने बताई थी, उसमें अभी भी डेल्टा हमारा 40% के करीब है। ओमिक्रॉन डोमिनेंट स्ट्रेन है, सब में है, पर डेल्टा अभी भी है। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि और म्यूटेशंस आगे हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के अंदर 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं। हमारे शरीर को खतरा कम है पर इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, तो जो लोग बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, बीपी की, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा है कि ओमिक्रॉन में अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो आपको चेक कराने की या टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कई लोग अभी ये लेके चल रहे हैं कि नॉर्मल वायरल है तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, तो चेक कराने की ज़रूरत है या नहीं? ये सबसे बड़ी चूक होगी अगर आप टेस्ट नहीं कराते हैं। देखिए, सर्दी ज़ुकाम की तरह ठीक हो रहे हैं, 85% लोग आराम से ठीक हो रहे हैं, पर इसका ये कहना मैं कहूँगा संभव नहीं है कि आपको डेल्टा हुआ है या ओमिक्रॉन हुआ है, क्योंकि एक नई टर्म आ रही है जिसे हम डेलमिक्रॉन भी कह रहे हैं, जिसके अंदर दोनों इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर मृत्यु हुई है, एक की उम्र 35 साल और एक की 45 साल है। अब उसके अंदर स्ट्रेन का तो पता चलेगा जिसमें 4-5 दिन लगेंगे, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको वो ज़्यादा अंदर तक इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। सर्दी ज़ुकाम हो तो भी जांच कराएं, अपने आप को घर वालों से आइसोलेट करें, और जांच होने तक, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक अपना अलग से खाना रखें, क्योंकि ये वायरस इतना वो है, स्ट्रॉन्ग है, कि अगर आपके साथ कोई 5-10 मिनट भी बैठा है बिना मास्क के तो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसे हल्के में ना लें, और इसके लिए हमारे पास एक ही बचाव है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन। अगर ये तीनों का पालन करेंगे तो इससे बड़ी देश सेवा आज की डेट में हो नहीं सकती। जो 3 मौतें पीजीआई में अब तक हुई हैं, कहाँ के वो मामले थे, और कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से वो मौतें हुई, किस तरह जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर एडमिट हुए थे?
जो हमारे पास पेशेंट आए थे और जो आ रहे हैं वो अभी थोड़े सीरियस पेशेंट ही आ रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 30 के करीब टोटल पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिसमें से 12 आइदर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर हैं, इसका मतलब सीरियस है। इसके सिवा जो बाकी हमारे पास 18 बच्चे हैं जो नॉर्मल पेशेंट हैं और उसमें कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं। इसके अंदर जो पेशेंट हमारे पास आए थे और जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें पहले कोई ना कोई बीमारी थी, और इसके साथ में जब वो हमारे पास आए तो लेट स्टेजेस में आए जब वो सीरियस हो चुके थे। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपको ज़ुकाम गला ख़राब भी है, तो कृपया करके अपना पल्स ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन आपका वो टेस्ट करते रहें, अपनी पल्स रेट देखते रहें। कोई डेंजर साइन हो जिसमें नीला पड़ना हो या खांसी इतनी ज़्यादा हो कि टॉलरेट ना हो, बार बार आपको बेहोशी के साइन आ रहे हो, तो आप ज़रूर चेक कराएं। इनमें जो तीनों केस थे वो हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में से थे, जिसमें एक झज्जर, करनाल और एक फतेहाबाद वाली साइड से थे, सिरसा वाली साइड से। पर रोहतक के अभी तक जो केस है वो अभी तक हमारे यहाँ पर स्टेबल है। ऐसी कोई मृत्यु रोहतक के केस की नहीं हुई है, पर हमारे यहाँ पर पूरे राज्य से केस आते हैं। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 1% भी मान के चलें तो भी वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा अगर मृत्यु दर होती है जिस तरह से ये फैल रहा है। तो हमें सतर्क रहने की तो ज़रूरत है। आपने बताया कि पीजीआईएमएस रोहतक में जो है पूरे राज्य से केसेस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज हैं वो भी हॉस्पिटल में आके इन्फेक्ट हो रहे हैं। जो मरीजों का अगर आंकड़ा देखें तो कितने मरीज अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कितने सैंपल्स आप लोग रोज कलेक्ट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर पूरे रोहतक के अंदर 1000 से ज़्यादा का आंकड़ा डेली सैंपल लेने का है। हमारी लैब 3000 के करीब सैंपल डेली टेस्ट करती है, और इसमें ना केवल रोहतक, अब आपके पड़ोसी जो हमारे ज़िले हैं उनके भी सैंपल हमारे पास आते हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारे लिए जो एक प्रॉक्सी मार्कर होता है कि तीसरी वेव फैली है कि नहीं, 5% के ऊपर हम कहते हैं कि तीसरी वेव हो चुकी है, मतलब वेव फैल चुकी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। अभी पॉजिटिविटी रेट हमारा 15 से 20% आ रहा है, मतलब हर चौथा या पांचवा हमारे पास जो सैंपल आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक विषय हो चुका है। अभी 30 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 12 ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर हैं, बाकियों की स्थिति सामान्य है। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट की और डेल्टा वेरिएंट में जिस तरह से जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी, क्या ऑक्सीजन की कमी ओमिक्रॉन वायरस में भी देखने को मिलेगी? ये जो वायरस है ये हमारे नाक और गले तक ज़्यादा सीमित कर रहा है। पिछला वायरस अपने आप को हमारे जो फेफड़े होते थे उनकी कोशिकाओं से जोड़कर और वहाँ पर असर डालता था। ये जो अब नए म्यूटेशंस हुए हैं इस वायरस में, जिसका नाम ओमिक्रॉन कहा गया है, ये हमारे गले के अंदर ही रिप्लिकेट करता है और अपनी कॉपीज बना रहा है। इसका जो मैं कहूँगा एफिनिटी वर्ड होता है, जिसमें होता है कि किससे ज़्यादा जुड़ता है। ओमिक्रॉन गले में ज़्यादा जुड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे नहीं जा सकता है। डेल्टा सीधा फेफड़ों पे असर डालता था, तो आपने देखा होगा पिछले में सीधा लोग अब ऑक्सीजन की कमी से आते थे, ज़ुकाम से नहीं आते थे। तो इस केस के अंदर ये गले और ज़ुकाम की तरह हो रहा है। डेल्टा के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की, आपको याद होगा पिछली बार कि हर व्यक्ति मतलब ब्रेथलेसनेस होकर आ रहा था, तो हमने ऑक्सीजन की कमी पूरी कर ली है। हमारे पास अभी 4 प्लांट जो एक्टिव हैं ऑक्सीजन जनरेशन के, और अप्रॉक्सीमेटली 3800 लीटर प्रति मिनट पीजीआईएमएस की क्षमता है ऑक्सीजन जनरेट करने की। इसके साथ में 30 किलो लीटर के 3 अलग अलग 10-10 किलो लीटर के 3 हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के भी प्लांट हैं। ऑक्सीजन के बारे में हमारी निर्भरता, आत्मनिर्भरता हो चुकी है। हमारे पास बेड्स के लिए हम अभी तैयार हैं। हमने जो डाटा अभी सारा कैलकुलेट करा है, हम 920 ऑक्सीजन बेड और 202 आईसीयू बेड, अगर वेव और ज़्यादा बढ़ती है तो इतने भी डेडिकेट कर सकते हैं। अभी हम कोविड और नॉन कोविड दोनों सेवाओं को दे रहे हैं, और जो नॉन कोविड सेवाएं हैं उनमें थोड़ा सा ओपीडी को रोका गया है, पर इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चल रही हैं। डिलीवरी सेवाएं, बच्चे जो आते हैं हमारे पास आईसीयू में, निकू में, उनकी भी सेवाएं पूरी तरह से चल रही हैं। बच्चों की आपने बात करी, बच्चों को ये जो वेरिएंट है ज़्यादा प्रभावित करेगा ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या ऐसा सच में है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इनका उपयोग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हैं, उतार देते हैं, खेलते हैं, उन्हें इसकी गंभीरता का नहीं पता। दूसरा कारण है कि पिछले जो वायरस थे, वो चाहे अल्फ़ा हो चाहे डेल्टा हो, वो हमारे एडल्ट्स में ज़्यादा असर डाल रहे थे। इस बार जो म्यूटेशंस हुई है, इससे बच्चों के प्रति इसका जो लगाव कहूँगा वायरस का, वो बढ़ गया है। और वैक्सीनेशन, अडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन आ गई है, पर बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीनेशन हमारे पास अभी नहीं है। तो इसीलिए बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उनके अंदर अभी पैदा नहीं हुई हैं। क्या बता सकते हैं कि किस उम्र के बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा? अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी शुरुआती 10 दिन ही हुए हैं।
अभी हमारी सरकार ने 15 से 18 में वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, पर इसका असर आने में अभी 1 से 2 महीने लगेंगे। पर ये छोटे बच्चों में भी हमने देखा है, जो 5 से 10 साल वाले हैं उनके अंदर भी केसेस आए हैं। ऐसे केसेस आए हैं और कुछ रिपोर्ट भी हुए हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। बेड्स की आपने बात करी, पीजीआईएमएस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं बजाय कि उसे बताने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। लोगों की जागरूकता के लिए क्या संदेश दें? देखिए, ये मुझे लगता है कि देश सेवा का काम है। पहले तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का पालन करें। इसके साथ में अगर आपके कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उसे जल्द से जल्द कराएं, ताकि आप उस चेन का हिस्सा ना बने। एक व्यक्ति अगर एक टेस्ट नहीं कराता, मास्क नहीं पहनता, तो 1 महीने में 1000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है चेन के द्वारा। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इन जो नियमों का पालन है पूरी तरह से करें। इसके साथ साथ में टेस्ट ज़रूर कराएं। सरकार ने निःशुल्क टेस्ट की सेवा उपलब्ध करा रखी है, जिसका रिज़ल्ट 24 घंटे में आ जाता है। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कृपया करके आप इस चेन का हिस्सा ना बने और इस चेन को तोड़ने में अपना ज़रूर योगदान दें। और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जिनकी बूस्टर डोज है वो लगवाएं, क्योंकि ये देख लिया है हमने कि जितने लोग अस्पताल में आ रहे हैं उसमें से 90% लोग वो हैं जिन्हें टीका नहीं लगा हुआ। अच्छा, बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो क्या बूस्टर डोज जो है डेल्टा वेरिएंट को ख़त्म कर रहा है या ओमिक्रॉन वेरिएंट को ख़त्म कर रहा है? कितना प्रभावी है? ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा, पर डेल्टा के ऊपर इसका असर बहुत है। ओमिक्रॉन के लिए जो रिजल्ट आए हैं, जो हमारे यहाँ कोविशील्ड है और कोवैक्सीन, दोनों कंपनियों ने ये दावा किया है कि तीसरी डोज के बाद ओमिक्रॉन के अगेंस्ट उनकी वैक्सीन कारगर है। कितने प्रतिशत ये थोड़ा समय बताएगा, पर यस, जो हमारा बूस्टर डोज है उसका असर ज़रूर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। बूस्टर डोज का बता रहे हैं कि बूस्टर डोज जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो रही है। और हमारे साथ थे डॉक्टर वरुण पीजीआई से, जिनका ये साफ कहना है कि तीसरी लहर का जो है आगाज़ है वो हो चुका है और आप इसमें ना शामिल हो, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना की जंग जीतने के लिए लोगों का, आम जनता का जागरूक होना इस समय बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन हितेश के साथ दीपिका, गरिमा टाइम्स।